हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कानून वाला। टीपीए 1882 का तीसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट को शूट किया था, उसके बाद हमने इसका सिलेबस बताया। अब ये थर्ड जो वीडियो है, इसमें हम सेक्शंस वाइज सिलेबस को कवर करेंगे। कभी सेक्शंस आगे भी हो सकते हैं, कुछ पीछे भी हो सकते हैं, लेकिन सिलेबस हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन फर्स्ट में हमें 3 चीज़ें दी गई हैं। इसमें हमारा सबसे पहले आएगा टाइटल, उसके बाद कमेंसमेंट, उसके बाद आएगा एक्सटेंट। तो सबसे पहले देखते हैं टाइटल क्या है। तो सबसे पहले टाइटल में कहता है इट मे बी कॉल्ड एज टीपीए 1882, मतलब हम इसको ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 कह सकते हैं। इसके बाद आती है कमेंसमेंट। कमेंसमेंट डेट जैसे कि हम इंट्रोडक्टरी पार्ट में कवर कर ही चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे चुके हैं, उसमें आप देख सकते हैं। तो कमेंसमेंट डेट है हमारी इसकी 1 जुलाई 1882। और इसके बाद आता है हमारा एक्सटेंट। एक्सटेंट में हमारा क्या है कि इट अप्लाई टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ पंजाब, मतलब इसका मतलब ये है ये पूरे इंडिया पे अप्लाई होगा, केवल पंजाब स्टेट को छोड़ के। पंजाब में क्या है, ये ऑन डॉक्यूमेंट अप्लाई नहीं होता है। सेक्शन सेकंड, तो दूसरा सेक्शन कहता है हमारा रिपील्स ऑफ एक्ट्स के बारे में, मतलब क्या क्या रिपील किया गया है इस एक्ट में। चैप्टर सेकंड ऑफ टीपीए डज नॉट अप्लाई ऑन मुस्लिम लॉ और मोहम्मदन लॉ भी कह सकते हैं हम इसे। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 3। सेक्शन 3 क्या है? सेक्शन 3 हमारा डिफाइन करता है इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो हम चलिए देखते हैं। सेक्शन 3 ऑफ टीपीए 1882 डिफाइंड इमूवेबल प्रॉपर्टी इन नेगेटिव वर्डिंग्स। मतलब इसका मतलब ये है, जो टीपीए एक्ट का सेक्शन 3 है वो हमारे इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताता है। इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ को टीपीए एक्ट में नेगेटिव सेंस में डिफाइन किया गया है, मतलब ये बताया गया कि कौन सी प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ नहीं है। चलिए तो देखते हैं आगे। इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला स्टैंडिंग टिम्बर, दूसरा है आपका ग्रोइंग क्रॉप्स और तीसरा है ग्रास। अब जैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे, अगर वो आपसे पूछ ले विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड इन द इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो आपको वो कई सारी चीज़ें दे देगा, तो उनमें से कोई एक दे देगा जो इमूवेबल प्रॉपर्टी में इंक्लूड नहीं हो रही होगी। जैसे स्टैंडिंग टिम्बर दे दिया और ग्रोइंग क्रॉप्स दे दिया, फिर वो आपको दे दे जैसे डोर भी दे सकता है, तो वो डोर्स क्या है आगे हम देखेंगे, तो वो मूवेबल प्रॉपर्टीज में आता है, तो आपको डोर पे टिक करके आना है। या फिर ऐसे दे सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द मूवेबल प्रॉपर्टी, तो ग्रोइंग क्रॉप्स दे देगा, स्टैंडिंग टिम्बर दे देगा, क्रॉप्स दे देगा और नीचे दे देगा ऑल ऑफ दीज, तो आपको ऑल ऑफ दीज पर टिक करना होगा। तो आगे फिर हम देखते हैं। दिस डेफिनेशन डज नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट इंडिकेशन एज टू व्हाट रियली इज द इमूवेबल प्रॉपर्टी। द ट्रू डेफिनेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हैज़ बीन गिवन अंडर द जनरल क्लॉज एक्ट 1897। मतलब ये जो डेफिनेशन है हमारी पूरी डेफिनेशंस को नहीं बताती है, केवल हमने जैसे देखा कि इसमें केवल ये बताया गया है कौन सी प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। तो अब हमें और ज़्यादा वाइडर सेंस में देखने के लिए आगे देखना पड़ेगा। तो आगे हमारा जनरल क्लॉज एक्ट 1897 में हमें इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया गया है कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ में आती हैं। तो जनरल क्लॉज एक्ट 1897 में क्या क्या इंक्लूड होता है, उसमें 3 चीज़ें इंक्लूड होती हैं आपका। एक तो पहला है लैंड, दूसरा है बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, और तीसरी है आपकी थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ। तो 1 बाय 1 हम देखेंगे। तो लैंड्स में क्या आता है? लैंड्स में आता है हमारा जैसे ज़मीन है, ज़मीन के इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ द लैंड, मतलब ज़मीन के अंदर और ज़मीन के ऊपर जो भी चीज़ें हैं जो मूव नहीं हो सकती हैं वो हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ में आई। फॉर एग्जांपल वाटर हो गया, आपका पानी हो गया, सैंड आपकी जो मिट्टी है वो हो गई, मिनरल्स हो गए। मतलब पानी क्या है आपके अंदर आता है, मतलब जो ज़मीन के अंदर आ रहा है वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ में आएगा। जो ज़मीन की सरफेस पे है, लैंड की सरफेस पे है, वो किस में आएगा, वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ में आएगा। और जैसे मिनरल्स हैं, मिनरल्स अंदर पाए जाते हैं तो वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ में आएंगे।
तो कुल मिला के इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ द लैंड कवर्स इन द लैंड। तो इसके बाद आता है बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड। तो इसमें हमारा क्या है, जो हमारी ज़मीन है उस पर किस तरीके से बेनिफिट, किन चीज़ों से बेनिफिट हो रहा है, जैसे हेरिडेटरी अलाउंसेस, रेंट ऑफ बिल्डिंग, राइट टू फेरी एंड फिशरीज। मतलब हेरिडेटरी अलाउंसेस को किसी तरह से अलाउंसेस आ रहे हैं हमारे, तो वो हो गए, और राइट टू फेरीज एंड फिशरीज हो गई, और हमारा जो भी रेंट है, अगर बिल्डिंग से रेंट आ रहा है तो भी किस में कवर होगा, इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ में। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा थिंग्स अटैच टू द अर्थ, मतलब जो भी चीज़ें हमारी ज़मीन से जुड़ी हुई हैं। फॉर एग्जांपल ट्रीज। अब ये इसमें ट्रीज में दो तरीके से कॉन्सेप्ट आता है, यहाँ पर हम देखेंगे। ये है ट्रीज हमारे क्या, हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, फ्रूट्स एंड हाउस होल्ड पर्पज से यूज होते हैं। अभी समझेंगे कैसे। जैसे अभी हमने कोई पेड़ लगाया तो उससे उसका हम केवल यूज कर रहे हैं फ्रूट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अमरूद का पेड़ लगाया तो अमरूद का हम केवल अमरूद खाने के लिए यूज कर रहे हैं, तो वो किस में आएगा, हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टीज में। ये इमूवेबल प्रॉपर्टीज में आएगा। हाउस होल्ड पर्पज से, हाउस होल्ड पर्पज का मतलब ये है, जैसे हमने कोई भी पेड़ लगाया, बबूल का हो गया, नीम का हो गया, जिनका हम यूज कर रहे हैं केवल लकड़ी के पर्पज से, मतलब खिड़कियां बनाने के लिए, दरवाजे बनाने के लिए, वो किस में आएंगे फिर, मूवेबल प्रॉपर्टीज में। ये हमारे कवर होंगे मूवेबल प्रॉपर्टीज में। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है, जैसे एक मैंगो है, अब मैंगो किस में कवर होगा, मूवेबल प्रॉपर्टीज़ में या इमूवेबल प्रॉपर्टीज में, क्योंकि वो मैंगो का जो पेड़ होता है उसको हम, उसकी लकड़ियाँ भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे खिड़की बनाने में या दरवाजे बनाने में, और उसका हम मैंगो भी खाते हैं। तो अब इसमें कॉन्सेप्ट समझने की ये है बात, से हमने लिया मैंगो, यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखिए, अगर हम मैंगो को केवल हमारा यहाँ पे इंटेंशन चेक होगा, फिर हम किस इंटेंशन से यूज कर रहे हैं मैंगो को, फ्रूट्स फल के पर्पज से यूज कर रहे हैं, जैसे मैंगो खाने के लिए यूज कर रहे हैं, तो किस में आएगा फिर, ये वाला कॉन्सेप्ट आ गया, इमूवेबल प्रॉपर्टीज में कवर होगा फिर ये। और अगर हम यूज कर रहे हैं हाउस होल्ड पर्पज से, मतलब तो फिर किस में कवर होगा, वो मूवेबल में। अब इसके बाद आता है हमारा थिंग्स परमानेंटली फ्रेम्ड विद द थिंग्स एम्बेडेड इन द अर्थ, मतलब जो भी चीज़ें हमारी ज़मीन से परमानेंटली अटैच हैं, जैसे हमारी दीवार हो गई, बिल्डिंग हो गई ये, और विंडो हो गई या फिर गेट हो गया, ये किस में आएंगे, हमारे ये आएंगे इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ में। अब अगर हम ये देखें कि ये बोर्ड किस में आएगा, जिस पर हम लिख रहे हैं, तो ये भी, तो ये क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टीज में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हम बोर्ड को कभी भी निकाल सकते हैं, और जैसे कि फ़ैन है हमारा, ये किस में कवर होगा, ये मूवेबल प्रॉपर्टीज में होगा, कभी भी हम निकाल सकते हैं। तो यही है। तो जनरल क्लॉज एक्ट 1897 में हमने 3 चीज़ों को कवर किया। पहला हो गया लैंड, और दूसरा होगा बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, तीसरा हो गया थिंग्स अटैच टू द अर्थ। लैंड में हमारे जो इनर और आउटर सरफेस पे जो भी चीज़ें होती हैं वो, और दूसरा है हमारा बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, इसमें मतलब लैंड का हम किस तरीके से बेनिफिट उठा रहे हैं, हेरिडिटरी अलाउंसेस आ रहे हैं हमारे पास या फिर रेंट आ रहा है वगैरह वगैरह। और इसके बाद तीसरा है हमारा कि थिंग्स एम्बेडेड इन द अर्थ, मतलब जो अर्थ में ज़मीन से जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं, परमानेंटली जुड़ी हैं या फिर टेम्परेरी जुड़ी हैं, इस तरीके से ट्रीज वाला कॉन्सेप्ट देखा। इसके बाद हमने देखा कि विंडोज और गेट बोर्ड वगैरह ये सब देखा। अब इसके बाद हम आगे देखेंगे कैटेगरीज, इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ और मूवेबल प्रॉपर्टीज़ में। उसमें हम चार्ट वाइज देखेंगे कौन सी चीज़ें इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ में आ रही हैं, कौन सी मूवेबल प्रॉपर्टीज़ में आ रही हैं। चलिए तो अब हम देखते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ की कैटेगरी में कौन सी चीज़ें आती हैं और मूवेबल प्रॉपर्टीज़ की कैटेगरी में कौन सी चीज़ें आती हैं। शुरू करते हैं। तो सबसे पहला इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ में आता है राइट टू फिशरी एंड फेरी। हमने ये पहले भी देखा है एग्जांपल देते हुए। राइट टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम बिल्डिंग्स, तो हमारी कोई बिल्डिंग है उससे जो हमारा रेंट आएगा वो भी हमारा किस में कवर होगा, इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ में। और मॉर्टगेज डेप्ट, जो हमारी मॉर्टगेज है, जो गिरवी रख देते हैं हम चीज़ें, वो भी किस में आएंगी, इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ में। तो उसके बाद आता है फोर्थ
इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन, ये भी हमारा मूवेबल प्रॉपर्टी में आएगा। फिफ्थ है हमारा राइट ऑफ ईजमेंट, राइट ऑफ वे, ये भी हमारा उसमें आएगा इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ में। और सिक्स है हमारा राइट अंडर लीज ऑफ टेनेंसी, ये भी हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ में आएगा। नेक्स्ट है हमारा राइट टू एक्सट्रैक्ट गोल्ड मिनरल्स, ये भी हमारा उसमें आएगा। मतलब जो हमने वही कॉन्सेप्ट देखा था जो उसके बाद आता है हेरिडिटरी ऑफिस अंडर हिंदू लॉ। तो मतलब जो हेरिडिटरी ऑफिस अंडर हिंदू लॉ, ये भी किस में आएगा, इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ में। इसके बाद आता है मूवेबल प्रॉपर्टीज़ की कैटेगरी में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। राइट ऑफ वर्शिप, मतलब जो हमारा पूजा करने का अधिकार है वो किस में आएगा, मूवेबल प्रॉपर्टीज़ में आएगा। इसके बाद कॉपीराइट भी हमारा इसमें आएगा मूवेबल प्रॉपर्टी में। इसके बाद मशीनरी, मशीनरी मतलब क्योंकि ये परमानेंटली तो अटैच नहीं है, क्योंकि हमने देखा था जो चीज़ें हमारी परमानेंटली अटैच होती हैं, जैसे हमारी बिल्डिंग होगी या फिर हमारी कोई दीवार है, तो वो किस में आ जाएगी, इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ में। ये परमानेंटली अटैच नहीं है तो मशीन को हम कहीं से कहीं ले जा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह, तो इसलिए मूवेबल प्रॉपर्टीज़ में आ जाएगी। इसके बाद है हमारा स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास। जो हमारे ग्रीन में लिखे हुए ये सारे बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, ये इसीलिए मैंने ग्रीन में लिखे हैं। तो ये हमारा ये तो हमारा उसी में दिया गया है, सेक्शंस में दिया गया है, सेक्शन 3 में ऑफ टीपीए एक्ट। तो स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास, ये किस में आएगा, मूवेबल प्रॉपर्टीज़ में। तो इसके बाद है हमारा फिफ्थ है गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट्स, ये भी हमारा मूवेबल प्रॉपर्टीज़ में आएगा। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा रॉयल्टी, ये भी मूवेबल प्रॉपर्टीज़ में आएगा। इसके बाद है इम्पोर्टेंट है ये राइट टू रिकवर मेंटेनेंस अलाउंसेस, ये भी किस में आएगा, हमारा मूवेबल प्रॉपर्टीज़ में। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट अ डिक्री फॉर सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये भी किस में कवर होगा, मूवेबल प्रॉपर्टीज़ में। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू एवरीवन।